इस कहानी की शुरुआत में हमें रॉबिन्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अगोड़ा कंपनी के एक जहाज का कप्तान है। अगोड़ा कंपनी दरअसल समंदर में खोए हुए जहाजों को ढूंढने का काम करती है, लेकिन अब वह अपने कई कर्मचारियों को निकाल रही है जिनमें रॉबिन्सन का नाम भी शामिल होता है। रॉबिन्सन की नौकरी छूट जाती है। पिछले 11 सालों से वह इसी कंपनी में काम कर रहा था, जबकि इससे पहले वह नेवी में था। अब क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए वह बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इसी नौकरी की वजह से उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया होता है और अपने साथ अपने बेटे को भी ले गई होती है। रॉबिन्सन अपने बेटे को बहुत याद करता है। एक दिन रॉबिन्सन अपने 2 दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। ये दोनों दोस्त पहले उसी कंपनी में उसके साथ काम करते थे, लेकिन अब इन दोनों की भी नौकरी जा चुकी होती है। इनमें एक का नाम ब्लैक और दूसरे का नाम कसाना होता है। कसाना अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि 1 साल पहले कंपनी ने मुझे ब्लैक सी में भेजा था। ब्लैक सी समंदर की एक जगह है जो 2200 मीटर गहरी है और यह 5 बड़े बड़े देशों से घिरी हुई है, जिनमें रूस, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन शामिल है। अब उनका दोस्त बताता है कि जब हम इतनी गहराई में गए तो वहां हमें एक जहाज का मलबा मिला जिस पर हिटलर के झंडे का निशान था। वह जहाज नाजी जर्मनी यानी हिटलर का था। सन 1941 में हिटलर ने रूस से बहुत सारा सोना कर्ज लिया था और जब वह सोना रूस से जर्मनी ले जा रहे थे तो वह जहाज ब्लैक सी में डूब गया, क्योंकि सोने का भार इतना ज्यादा था कि जहाज उसे उठा नहीं पाया। जहाज के डूबने से हिटलर अपना आपा खो बैठा और उसने रूस पर हमला कर दिया। 4 सालों के बाद जंग खत्म हो गई। जंग खत्म होने के कई सालों बाद एक रिसर्चर ने इस जहाज को ढूंढ लिया, जिसके बाद जॉर्जिया और रूस दोनों ने इस सोने पर अपना अपना दावा किया, जिसके चलते उनके बीच जंग भी शुरू हो गई। रूस को सोने की लोकेशन पता नहीं होती है, जबकि जॉर्जिया को पता होती है, और जब तक यह विवाद खत्म नहीं होता तब तक कोई भी ब्लैक सी से उस सोने वाले जहाज को बाहर नहीं निकाल सकता। अब इन तीनों को बहुत पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वे तय करते हैं कि वे उस सोने तक पहुंचकर उसे वहां से निकाल लेंगे। लेकिन इस पूरी खोज में उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वे एक बैंकर के पास जाते हैं और उसे पूरा आइडिया बताते हैं। बैंकर कहता है, ठीक है, मैं इस काम में निवेश करूंगा, लेकिन जितना भी सोना तुम्हें मिलेगा उसका 40% मैं लूंगा। वे उसकी शर्त मान जाते हैं। लेकिन ब्लैक सी के सफर पर जाने से पहले उनका वह दोस्त जिसने उन्हें सोने के बारे में बताया था, डिप्रेशन की वजह से मर जाता है। अब वे एक पुरानी सबमरीन खरीदते हैं, क्योंकि बिना सबमरीन के समंदर के नीचे और उस जहाज तक नहीं पहुंच सकते जहां पर वह सोना है। अब वे अपनी सबमरीन को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। इसके बाद वे 12 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें 6 रूसी होते हैं, क्योंकि ब्लैक सी में जहां सोना है वह रूस के क्षेत्र में आता है, और अगर कभी उनका रूस से सामना हो जाता है तो जो 6-7 लोग रूसी भाषा जानते हैं वे उनसे बात करके इन्हें मुसीबत से बचा सकते हैं। दरअसल रॉबिन्सन के साथ ब्लैक भी होता है, जो खुद भी एक रूसी है। उसने सबमरीन खरीदने में और जो 6 रूसी लोग हैं उन्हें हायर करने में रॉबिन्सन की मदद की होती है। ये सभी लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रॉबिन्सन आसमान की तरफ देखता है और इसके बाद वह सबमरीन के अंदर जाकर उसका दरवाजा बंद कर देता है। अब उनकी सबमरीन पूरी तरह से समंदर के अंदर चली जाती है। यहाँ हर एक आदमी अपना अपना काम संभाल लेता है। दरअसल इस सबमरीन को चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है, इसलिए इन्होंने एक बड़ी टीम बनाई होती है। इस पूरे काम में जान का बहुत ज्यादा जोखिम होता है, इसीलिए रॉबिन्सन सबको बताता है कि हमें जितना भी सोना मिलेगा उसका 40% वह बैंकर ले लेगा जिसने हमें इन्वेस्ट किया है। बचे हुए 60% को हम सब आपस में बराबर बांट लेंगे, जो इतने हिस्सों में बंटने के बाद भी हर एक इंसान के लिए पर्याप्त होगा। इतना सोना मिलने के बाद एक इंसान बहुत अमीर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सब के सब अपने काम में बहुत प्रोफेशनल होते हैं। यहाँ पर बैंकर का एक आदमी डैनियल भी होता है, जो कैप्टन रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें यह बात सबको नहीं बतानी चाहिए थी। हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर किसी को मार दें ताकि उनका हिस्सा बढ़ जाए, लेकिन कैप्टन रॉबिन्सन को ऐसा नहीं लगता। वे लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और ब्लैक सी में इंटर कर जाते हैं। वे उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जो रूस के अंदर आता है। तभी वहां से रूस का एक डिस्ट्रॉयर जहाज गुजरता है। ये अपने इंजन बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर रूसियों को पता चल गया कि उनकी टेरिटरी में कोई ऐसी सबमरीन है जो रूस की नहीं है तो वे इनकी सबमरीन को उड़ा देंगे। इनकी किस्मत अच्छी होती है। इंजन बंद करने की वजह से रूसियों को पता नहीं चलता कि नीचे कोई सबमरीन है और ये बाल बाल बच जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक रूसी आदमी किसी चीज को ठीक कर रहा होता है और जो उसकी मदद कर रहा होता है उसे रूसी नहीं आने की वजह से उस पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ब्लैक भी आ जाता है, जो उस लड़के को डांटने लगता है, क्योंकि उसकी गाइडेंस खराब होने की वजह से वह रूसी लड़का काम नहीं कर पा रहा होता। जब ब्लैक उस लड़के को डांट रहा होता है तभी सबमरीन का ड्राइवर, जिसका नाम फ्रीजर होता है, जो कि एक साइको होता है, वहां आ जाता है। अब ब्लैक और उसके बीच भी बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस के चलते फ्रीजर उसे चाकू मार देता है। ब्लैक के हाथ में जो तेल होता है वह इंजन पर गिर जाता है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद सबमरीन एक तरफ जाने लगती है। धमाके से पूरी की पूरी सबमरीन हिल जाती है, जिससे सभी लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं। रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। कई घंटों के बाद उसे होश आता है। वह देखता है कि ब्लैक और एक दूसरे आदमी की मौत हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जितने भी लोग होते हैं वे अलग अलग गुटों में बंट चुके होते हैं। एक तरफ वे लोग होते हैं जो रूसी बोलते हैं, यानी रूस के लोग, जिन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया होता है जहाँ खाना रखा होता है। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं,
रूसी लोग सबमरीन के ड्राइवर फ्रीजर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने उनके एक आदमी पर चाकू से हमला किया था। रॉबिन्सन सबको समझाता है कि हमारे पास लिमिटेड समय है, यानी सिर्फ 36 घंटे। इन 36 घंटों में हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। सब रॉबिन्सन की बात मान जाते हैं और एक बार फिर से मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हिटलर का जहाज और उसकी सबमरीन डूबी हुई थी। अब ये गोता लगाकर नीचे जाते हैं जहां पर उन्हें वह सबमरीन मिल जाती है। जब वे उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा सोना भरा होता है। इसे देखकर वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जिस मिशन को पूरा करने के लिए वे आए थे वह लगभग पूरा हो चुका होता है। लेकिन अब भी इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इस पूरे सोने को यहाँ से निकालकर अपनी सबमरीन के अंदर ले जाना और फिर सबमरीन से वापस निकलना। अब ये ट्रॉली और क्रेन की मदद से सोने को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कुछ सोना पानी में गिर जाता है। इसी हादसे में इनके एक साथी की भी मौत हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वे बहुत सारा सोना अपनी सबमरीन में ले आते हैं। अब इन्हें एक बार फिर से सबमरीन को स्टार्ट करके यहाँ से निकलना होता है, लेकिन अब तक इनके कई लोग मारे जा चुके होते हैं, इसलिए सबमरीन चलाने के लिए इनके पास एक आदमी की कमी हो जाती है। रॉबिन्सन डेंजरस से कहता है कि क्यों न तुम हमारी मदद करो। अगर मेरा दोस्त कॉस्टिन जिंदा होता तो वह हमारी इसमें मदद कर सकता था। यहाँ पर डेनियल बताता है कि तुम्हारा दोस्त कसाना, जिसने तुम्हें सोने के बारे में बताया था, वह अब भी जिंदा है। ये पूरा का पूरा एक प्लान था। अगोड़ा कंपनी, जहाँ पर तुम सब काम किया करते थे, जॉर्ज यानी उनके साथ एक सौदा किया था कि तुम इस सोने को निकालोगे, जिसके बाद अगोड़ा कंपनी को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। जॉर्ज सोने को खुद नहीं निकाल सकता क्योंकि रूस के साथ उनका डिस्प्यूट है। ऐसा करने से जॉर्ज और रूस के बीच जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसीलिए अगोड़ा कंपनी ने जानबूझकर अपने सबसे बेहतरीन एम्प्लॉइज को निकाल दिया ताकि उन्हें इस प्लानिंग में फंसाया जा सके। रॉबिन्सन को अब समझ में आ जाता है कि यह सब अगोड़ा कंपनी की ही चाल थी। इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोगों को डेनियल पर गुस्सा आता है और वे उसे मारना चाहते हैं, लेकिन रॉबिन्सन सबको मना करता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वे तय करते हैं कि वे इस खराब पड़ी सबमरीन को दूसरे हिस्से में, दूसरे देश की सीमा में ले जाएंगे, जहाँ न रूस और न ही अगोड़ा कंपनी के लोग दखल दे सकते हैं। वे सबमरीन को तुर्की की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी चौड़ाई मात्र 100 मीटर होती है, जो एक सबमरीन के लिए बहुत कम है। यहाँ पर एक रूसी मैकेनिक होता है जो सबको यकीन दिलाता है कि वह सबमरीन को यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन सबमरीन का ड्राइवर, जिसका नाम फ्रेजर होता है, कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके अनुसार हमें सबमरीन को सतह पर ले जाना होगा। इसी बात पर रॉबिन्सन और फ्रेजर के बीच बहस हो जाती है। जब रॉबिन्सन वहां से चला जाता है तो डेनियल सबमरीन के ड्राइवर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम उस रूसी मैकेनिक को मार दो, उसके बाद हम इस सबमरीन को सतह पर ले जाएंगे। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है क्योंकि वह एक साइको होता है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। वह उस रूसी मैकेनिक को मार देता है। इसके बाद इंजन ठीक से काम नहीं करते। रॉबिन्सन को पता चल जाता है कि रूसी मैकेनिक मारा जा चुका है, इसीलिए वह डेनियल के पास आता है क्योंकि उसे पता होता है कि डेनियल और फ्रेजर ने ही उसे मारा है। रॉबिन्सन उन दोनों को मार देता है। अब एक और रूसी आदमी को दिखाया जाता है जो इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद सबमरीन के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। यह पानी इतनी तेजी से भरता है कि इसे कोई भी रोक नहीं पाता। रॉबिन्सन 3 सेफ्टी सूट निकालता है जिनसे वे ऊपर सतह पर जा सकते हैं। रॉबिन्सन अपने दोनों साथियों को, जिनमें एक रूसी और एक ब्रिटिश होता है, वे सेफ्टी सूट दे देता है और कहता है कि तुम इन्हें पहन लो। इसके बाद मैं लीवर खींचूंगा और तुम दोनों बाहर निकल जाना। तुम पानी की सतह पर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ब्रिटिश लड़का पूछता है कि तुम्हारा क्या होगा। रॉबिन्सन कहता है कि इसमें सेफ्टी ट्यूब है, वहां से मैं भी तुम तक पहुंच जाऊंगा। ब्रिटिश लड़का सोने की ईंट उठा रहा होता है, लेकिन रॉबिन्सन कहता है कि ऐसा मत करो, सोने की वजह से तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। वह लड़का सोने की ईंट वहीं छोड़ देता है। इसके बाद रॉबिन्सन लीवर खींचता है और वे दोनों पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं। अब ब्रिटिश लड़का सतह पर रॉबिन्सन का इंतजार कर रहा होता है। तभी रूसी उसे बताता है कि वह कभी नहीं आएगा क्योंकि सबमरीन में ऐसी कोई सेफ्टी ट्यूब नहीं होती जिससे बाहर निकला जा सके। अगर किसी को बाहर निकालना हो तो लीवर खींचने के लिए किसी को अंदर ही रहना पड़ता है। सबमरीन के अंदर हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जिसे पता होता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह अपनी पत्नी और अपने बेटे को याद करता है। इसी के साथ यह फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।